नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे चैनल पर चल रहा है यूपी टीजीटी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, जिसमें हमारा संधि का क्रम चल रहा है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे पररूप संधि। तो पररूप संधि के बारे में जान लेते हैं। पररूप संधि जिसका सूत्र है एंग पररूपम, जिसका सूत्र है एंग पररूपम, यानी कि अकारांत उपसर्ग के बाद कोई ऐसा उपसर्ग हो जिसके अंत में आ हो, उसके बाद यदि एकारांत या ओकारांत धातु आती है, ऐसी धातु आए जो ए से या ओ से प्रारंभ हो रही हो, तो क्या होगा, हमारा यहाँ पर रूप संधि हो जाएगी। पर यहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान दें, हमारी वृद्धि संधि का सूत्र क्या था, यदि आ या आ के बाद ए या ओ आएगा तो इनके स्थान पर वृद्धि हो जाएगी, यहाँ आई और यहाँ औ हो जाएगा। ये जो संधि है आपकी संधि का सूत्र इसका निषेध कर रहा है, लेकिन इसमें दो कंडीशन है। एक पहली कंडीशन कि पूर्व में आ तो है लेकिन केवल केवल ह्रस्व आ है और वह भी उपसर्ग का है, कोई उपसर्ग वाला होना चाहिए। और अंत में ए ओ तो है किंतु कैसी होनी चाहिए, धातु वाली होनी चाहिए। तो ये जब इसका निषेध कर देता है, तो इतना हमें ध्यान रखना है कि वृद्धि संधि का निषेध तो कर रहा है, लेकिन हमें ये देख लेना है कि पहले जो आ है वो उपसर्ग का है कि नहीं। यदि उपसर्ग का नहीं होता है तो हम वृद्धि कर देंगे, और यहाँ पर उपसर्ग का ना हो और फिर भी धातु हो फिर भी हो जाएगा। ये दोनों कंडीशन लागू हो रही हो तो हमारी पररूप संधि हो जाती है। कौन कौन सी, अकारांत उपसर्ग हो पूर्व में और पर में हमारी एकारांत और ओकारांत धातु हो। तो अब इसका एक उदाहरण से हम जान लेते हैं। प्र हमारा ये क्या है, अकारांत उपसर्ग है। प्र में क्या है, अंत में आ है। ऐसा कोई उपसर्ग जिसके अंत में आ हो, और ऐसी कोई धातु जो ए से व ओ से प्रारंभ हो रही हो, ऐसी कोई धातु ए से या ओ से प्रारंभ हो रही हो। तो ए जते ए से प्रारंभ होने वाली धातु है, तो हम इसका क्या कर देंगे, प्रेजते, प्रेजते हो जाएगा। ये मात्रा हमारी कहाँ हो जाएगी, इस पर हो जाएगी, और ये हो जाएगा प्रेजते। हम इसको मिला देंगे, क्या करना है, हमें केवल इसको मिलाना है। मिलाने पर ये क्या आ जाएगा, प्र ए जते। तो ऐसे तो हमारा लिखने का नियम है नहीं, यदि आपका स्वर बीच में आता है तो हम उसे व्यंजन से मिला देते हैं। तो ये यहाँ पर हो जाएगा प्रेजते, प्रेजते हो जाएगा। इसी तरीके से एक और उदाहरण है इसका, उपधन औषधि, उपधन औषधि। यहाँ पर आ वाला ही उपसर्ग उपसर्गी है, जो हमारे 22 उपसर्ग हैं, प्रा परा अप सम अनु अव निस निर। ये 22 उपसर्ग यदि हमें याद होंगे तो हम इस संधि में गलती नहीं करेंगे। पहले हम उपसर्ग देखेंगे, उसके बाद यदि एकारांत ओकारांत धातु है ये जरूर देख लेंगे कि धातु ही होनी चाहिए, तो यहाँ हम वृद्धि न करके पररूप संधि कर देंगे। तो ये ओ, अब ये हम क्या करेंगे, उपोषति, ओ की मात्रा को पा पे चढ़ा देंगे, उपोषति। इसका निषेध करने वाला एक सूत्र आ रहा है, वो है शुप्या पिसले स वासुपी की अनुवृत्ति। एक पहले हमने एक ये पढ़ा था शुप्या पिसले, इसी से अनुवृत्ति आ रही है यहाँ पर। वो क्या कह रहा था हमारा, यदि नाम धातु आ जाए, गुण संधि में हम पढ़ रहे थे, गुण संधि के अपवाद में, तो वो वृद्धि हमारा वो कर रहा था, गुण संधि वृद्धि कर रहा था। यदि अकारांत उपसर्ग के बाद, ये था हमारा अकारांत उपसर्ग के बाद यदि ऋकारांत धातु आती है, ऋ से प्रारंभ होने वाली धातु आती है, तो वो वहां पर विकल्प से क्या कर रहा था, वैसे तो वो क्या कर रहा था, गुण कर रहा था, फिर वहां पर विकल्प से वृद्धि भी करने लग गया, गुण की वृद्धि भी करने लग गया। तो ऐसे ही ये भी यहाँ पर वहीं से अनुवृत्ति ले ली गई है,
इसमें भी यही काम हो रहा है जो वहां हो रहा था। तो ये यहाँ पर क्या काम हो रहा है, यही ऊपर वाला नियम, यदि यही ऊपर वाला नियम अगर ये धातु नाम वाली हो, वहां भी यही था कि नाम वाली धातु हो, यानी कि नाम से बनी हुई धातु हो, तो विकल्प हो जाएगा। विकल्प से क्या हो जाएगा हमारा, पररूप और वृद्धि दोनों हो जाएंगी, पररूप और वृद्धि दोनों हो जाएंगी। वहां पर हमारा क्या हो रहा था, यदि अकारांत उपसर्ग के बाद ऋकारांत धातु आ रही है तो हमारा गुण के साथ साथ वृद्धि भी हो रही थी। यहाँ भी यही हो रहा है कि यदि हमारा अकारांत उपसर्ग के बाद ऋकारांत एकारांत और ओकारांत धातु आ रही है, किंतु वो धातु यदि नाम धातु है, नाम से बनी हुई धातु है, तो हमारा पर रूप और वृद्धि दोनों हो जाएंगी। तो ये इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। उप हमारा ये उपसर्ग है, एड़कीयति, ये हमारी धातु है, किंतु ये हमारी नाम धातु है, नाम से बनी है, इसीलिए यहाँ पर दोनों रूप बन जाएंगे, उपेड़कीयति व उपेड़कीयति। वृद्धि भी हो जाएगी यहाँ पर और पूर्व रूप भी पर रूप भी हो जाएगा। इसके बाद हमारा एक और यहाँ पर एग्जाम्पल है, प्रधन औषधीयति, प्रधन औधीयति। तो ये यहाँ पर भी क्या है, नाम धातु है। नाम धातु होने के कारण आपके दो दो रूप बनेंगे, एक पर रूप का और एक वृद्धि संधि का। इसके बाद एक और है इसका सूत्र जो है एव च अनयोगे, एव च अनयोगे। ये क्या कहता है हमारा, यदि एव अनिश्चित अर्थ में आए, एव शब्द आए और वहां पर अनिश्चय अर्थ निकल रहा हो, तो वहां पर भी हमारी पर रूप संधि हो जाएगी। जैसे इसका एग्जाम्पल लिया है हमने जो बाबूराम सक्सेना में दिया है, यहाँ पर लिखे हुए एग्जाम्पल बाबूराम सक्सेना से ही लिए गए हैं। तो ये हमारा है क्व एव भोक्ष्यसे, क्व एव भोक्ष्यसे, क्व हमारा अनिश्चय अर्थ दिखा रहा है, क्व और एव के साथ में आया है, तो यहाँ पर भी हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, पर रूप, क्वेव भोक्ष्यसे। यदि एव हमारा शब्द आए और वो अनिश्चय अर्थ दिखा रहा हो, तो वहां पर भी हमारा क्या होता है, पर रूप संधि हो जाती है। उसके बाद एक अगला सूत्र है, सकंदो आदिषु पर रूपम वाच्य तच्चटि। ये क्या कहता है कि सकंदु क्या है, एक गढ़ है, जैसे गर्गादि एक गढ़ है, ऐसे ही सकंदवादि एक गढ़ है। सकंदु गढ़ में गढ़ के सभी शब्द, ये जो आपकी पर रूप संधि है, पर रूप संधि में सकंदो आदि गढ़ में पढ़े जाने सभी जो शब्द हैं वो सभी पर रूप संधि में आते हैं। दूसरा क्या है इसका कि पर अब सकंदवादी वाले पर रूप तो हो गए, पर इसमें कुछ नियम है। परवर्ती स्वर के आदि स्वर का अस्तित्व रहता है। दो होते हैं आपके, पूर्ववर्ती और परवर्ती। तो ये कह रहा है कि परवर्ती स्वर के आदि का, जो परवर्ती स्वर है उसके आदि का ही अस्तित्व रहता है। पूर्ववर्ती शब्द की टी परवर्ती के आदि स्वर में मिल जाती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसे जान लेते हैं इसके आधार पर। पूर्ववर्ती और परवर्ती, ये क्या कह रहा है हमारा, इसने कहा कि पूर्ववर्ती यानी कि जो हमारा बाद वाला जो वर्ण होगा उसके आदि वाले स्वर का ही अस्तित्व रहेगा, आदि का ही अस्तित्व रहता है, आदि वाले स्वर का ही अस्तित्व रहता है। यानी कि दो शब्द होते हैं, एक यहाँ पर आता है और एक यहाँ आता है। यहाँ आने वाला पूर्ववर्ती होता है, यहाँ आने वाला परवर्ती होता है। तो यहाँ आने वाले का जो आगे वाला स्वर है उसी का अस्तित्व रहता है। और पूर्ववर्ती क्या कह रहा है, पूर्ववर्ती आपका ये कह रहा है यहाँ वाला कि
पूर्ववर्ती की टी परवर्ती के आदि में बदल जाती है, यानी कि टी किसे कहते हैं। मैंने आपको संज्ञा में पढ़ा दिया है, कुछ संज्ञा मैंने पढ़ाई थी स्टार्टिंग में। टी किसे कहते हैं, ऐसा कोई शब्द जिसका जो अंतिम अच होगा, अंतिम अच की टी संज्ञा होती है। अंतिम अच के साथ जितने भी आगे व्यंजन आएंगे उन सब की भी टी संज्ञा होगी। जैसे मनस शब्द ले लेते हैं, मनस, इसमें अंतिम अच कहाँ है, यहाँ है अंतिम अच, नाम है अंतिम अच है, तो अस की हमारी क्या हो जाएगी, टी संज्ञा हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि इसकी जो पूर्ववर्ती है उसकी टी संज्ञा आदि वाले परवर्ती वाले में मिल जाती है। ऐसे थोड़ा सा हम दोबारा समझेंगे, थोड़ा सा समझने की बात है। दो शब्द है, पूर्ववर्ती और परवर्ती। तो ये कह रहा है परवर्ती का जो आद वाला है, पहला वाला है, उसका ही अस्तित्व रहता है, और पूर्ववर्ती का जो टी संज्ञक है यानी अंतिम जो अच है वो इसी में जाकर के मिल जाता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल से जान लेते हैं। जैसे एक शब्द है हमारा मनस प्लस ईशा, मनस, मनस प्लस ईशा, ये शब्द है हमारा। तो ये क्या है, ये तो परवर्ती है, और ये क्या है, ये पूर्ववर्ती है। ये परवर्ती है, ये पूर्ववर्ती है। तो इसका आदि कौन सा है, ई, इसका आदि ई, हमने ई को यहां निकाल लिया। अब इसका टी जो है इसमें मिल जाएगा, इसका टी इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर टी क्या है, अष्टी है, यहाँ अष्टी है। तो ये अस का अस्तित्व नहीं रहेगा, केवल ई का अस्तित्व रहेगा। अस हमारा ई में जाकर के मिल जाएगा। स्पष्ट है। टी किसे कहते हैं, टी कहते किसे हैं, अंतिम अच को टी कहते हैं। अंतिम अच के बाद आने वाले कितने भी व्यंजन होंगे वो सब भी टी संज्ञक कहलाएंगे। तो यहाँ पर अंतिम अच क्या है, मनस में क्या है, मां प्लस आ प्लस न प्लस आ प्लस सा। तो इसमें अंतिम अच क्या हुआ, ये अंतिम अच हुआ, इसके बाद ये व्यंजन आ रहा है, तो अस हमारा क्या हो गया, टी संज्ञक हो गया। अब इसका कैसे हो जाता है, मनस धन ईशा का रूप बनेगा मनीषा, मनीषा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ का आ खत्म हो गया, यहाँ का ये सा भी खत्म हो गया, और इसी का अस्तित्व रहा, मनीषा हो गया। इसका किसका अस्तित्व रहा हमारा, केवल इसी का अस्तित्व हमारा रहा, इसी का अस्तित्व हमारा केवल रहा। तो इस तरीके से ये हम आप समझ गए होंगे। इसके कुछ उदाहरण हैं जिनको हम देख लेते हैं, जो आपके बाबूराम सक्सेना में दिए हैं। वैसे हम स्कंदवादी गण में पढ़ने वाले जितने भी शब्द हैं उनको जानते होंगे, तो हम कर लेंगे कि ये पररूप संधि होगी। लेकिन अगर नहीं पता तो हम कुछ उदाहरणों को रट लेंगे। जैसे ये है हमारा शक प्लस अंदु बनेगा शकंदु, शकंदु। ऐसे कुल प्लस अटा कुलटा, कुलटा। ऐसे पतत धन अंजलि पतंजलि, पतंजलि। उसी तरीके से आपका मार्तधन अंडः, मार्तंडरः। मनस धन ईशः मनीषा, उसी तरीके से हलधन ईशा हलीशा, हलधन ईशा हलीशा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है।
थोड़ा सा और संधियों से थोड़ा सा इसे कह सकते हैं कि इसे समझने वाली चीज है। अब क्या है हमारा पररूप, पररूप हमारा किसका निषेध कर रहा है, यहाँ पर वृद्धि का निषेध कर रहा है, वृद्धि का निषेध कर रहा है। तो हमें इसका जो इसके नियम है वो नियम याद रखने हैं। पूर्व में हमारा क्या आना चाहिए, अकारांत उपसर्ग आना चाहिए, और पर में हमारा क्या आना चाहिए, एकारांत और ओकारांत धातु आनी चाहिए। तो वहां पर हमारी पररूप संधि हो जाती है। इसी का निषेध कर देता है वासुपी वाला ये सूत्र है, शुप्या पिसले से ये इसका निषेध कर देता है। निषेध में क्या हो जाता है हमारा, यदि नाम धातु होगी तो विकल्प हो जाएगा और आपकी पररूप और वृद्धि दोनों होंगी। एक और सूत्र आ जाता है एव चानियोगे, ये क्या कर देता है, यदि एव अनिश्चित अर्थ में आएगा तो केवल यहाँ पर क्या करेगा, पररूप संधि करेगा। इसके बाद हमने सकंद्वादि के बारे में बात कर ही ली है। ये क्या करता है, इसमें कुछ ये शब्द हैं जो सकंद्वादि गण में पढ़े जाने वाले हैं, वो सभी शब्द भी हमारे पररूप संधि के अंतर्गत आते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गई होगी पररूप संधि। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।